नमस्ते, सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, ये जो जिस तरीके से एक महीने का ये युद्ध है, कई सारी खबरें हमने देखी सुनी, लेकिन ट्रम्प साहब के बयान भी हम टाइम टाइम पे सुनते रहे, लेकिन अब जो बयान आ रहे हैं वो तो बिल्कुल अलग ही है। और पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति खुद खड़ा होकर के ऑन कैमरा मीडिया के सामने मीडिया से बातचीत में ये स्वीकार कर ले कि कैसे ईरान जो है अटैक कर रहा है, किस तरीके से, किस मजबूती के साथ वो अटैकिंग है और कितना ज्यादा अटैकिंग है कि उनका अपना अपना युद्धपोत जो है वो डैमेज हो जाता है, फिर उसको भागना पड़ता है। तो ये सारी परिस्थितियां एक तरफ, दूसरी तरफ ये भी है कि एक लगातार सीज फायर की बात चल रही है। पहले 5 दिन चल रहा था, फिर 10 दिन चल रहा था। उधर इनका जो दोस्त है नेतन्याहू, वो कह रहा था कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम मानेंगे नहीं, तुम कौन होते हो युद्ध बंद करने वाले। और इस बीच में ये सारी तैयारियां भी कि सैनिक भी चले जा रहे हैं। सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर माना जाने वाला आपका जो युद्धपोत है वो भी अटैक करने निकल पड़ा है। तो ये पूरा खेल चल क्या रहा है? क्या ट्रंप झूठ बोल रहे हैं ईरान से और दुनिया से, और इजराइल और ट्रंप मिलजुल करके कोई नया खेल खेल रहे हैं? और ये कितना शॉकिंग है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑन कैमरा ये स्वीकार करें कि ईरान ने हमारी बैंड बजा दी, हमारे सैनिकों को, हमारे युद्धपोत को निस्ताराबूद कर दिया, डैमेज कर दिया इस तरीके से कि हमें भागना पड़ रहा है। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, चर्चा शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा एक बार वो क्लिप दिखा दीजिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो उन्होंने कहा है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। 1 o'clock in the morning, सुनाइए। every 32 seconds, another airplane, a very fast plane, was coming off the deck of an aircraft carrier. That's actually the biggest aircraft carrier in the world. And every 32 seconds, boom, boom, boom. And it was 1 o'clock in the morning. So we said, okay, I think we're in trouble. But they were ready for us, Johnny. And we were ready. He said we were ready. And then they hit us. And they came from 17 different angles. They were here, they were there. We ran for our lives. It was over. And it was. कल्पना की, अब आप कल्पना कीजिए, जिस देश की एयरफोर्स, जिस देश की नेवी, जिस देश की सारी सैन्य क्षमता, ड्रोन, मिसाइल, उसका 97% श्रीमान ट्रंप पहले ही नेस्तनाबूद कर चुके हैं। उसने दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे आधुनिकतम, सबसे महंगे $13 अरब का यूएस जो गेराल्ड आर फोर्ड है, दुनिया का सबसे महंगा, दुनिया का सबसे ताकतवर विमान वाहक पोत है। इसके ऊपर एक समय के अंदर 5000 सैनिक तैनात हो सकते हैं। फोर्ड श्रेणी का ये है, 2 परमाणु रिएक्टरों से चलता है। 75 से ज्यादा लड़ाकू विमान, F-35, FA-18 हॉर्नेट, उस तरह के लोग इसके ऊपर तैनात हो सकते हैं। ठीक। और ऐसे जहाज का क्या बता रहे हैं अपने के श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप कि ईरान ने रात को 17 दिशाओं से हमला किया और हमें अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। यही कहा ना इन्होंने, कोट एंड कोट, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहा। और अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन सारे का सारा सिस्टम, नेवी, सारे क्या कह रहे हैं कि उसकी लॉन्ड्री में आग लगी थी और छिटपुट रिपेयर के लिए ग्रीस भेजा गया है उसको। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि 2 विमान वाहक पोत पावर प्रोजेक्शन के लिए इन्होंने भेजे थे, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएसआर गेराल्ड फोर्ड, जो इसकी अब बात इन्होंने बताई खुद। इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे महंगा यूएसएसआर गेराल्ड आर फोर्ड, उसको जान बचा करके भागना पड़ा। ये अब तक आपने सुना था किसी से? क्या कह रहे थे? लॉन्ड्री में आग लगी, वैसे ही लगी एक्सीडेंटली, और उसकी रिपेयर के लिए गया है। हालत, राम प्रकाश जी, हमने इस पे पहले भी चर्चा की थी। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस पे ये भी थी कि इस पे जो तैनात सैनिक है वो लगातार 11 महीने से बेचारे परेशान थे। पहले उनको और जगह तैनाती थी, यूं कहीं यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, उन्होंने आग लगाई। लेकिन अब तो ट्रंप ने अपने खुले सारे देश के सामने ये बता दिया कैमरास पे कि किस तरीके से जान बचाकर ये लोग भागे थे। ये बयान 100% यूएसएसआर गेराल्ड आर फोर्ड के बारे में सार्वजनिक तौर पे स्वीकार किया कि 17 अलग अलग कोणों से इस पर हमला हुआ था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट क्या कह रही थी? उसमें जहाज पर आग लगने और गंभीर संरचनात्मक समस्याओं के कारण इस विमान वाहक पोत को ईरान युद्ध से वापस बुला लिया गया है। ठीक। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन, उसकी क्या स्थिति है किसी को पता ही नहीं, उसको भी भागना पड़ा। आपको पता है इस बात का? वो कहां है? पिछले 3 दिन से उसको भी टारगेट कर दिया था। तो आप केवल एक बात समझिए कि पेंटागन के दावे क्या है और ग्राउंड की रियलिटी क्या है। इन दोनों का जितना बड़ा अंतर समझ में आ जाएगा, उस दिन अमेरिका की आपको ग्राउंड रियलिटी समझ में आ जाएगी इस पूरे युद्ध के दौरान।
पेंटागन की आज की रिपोर्ट क्या कह रही है कि विमान वाहक पोत फोर्ड में आग लगने और कपड़े धोने के कमरे में गड़बड़ी जैसी घटनाओं के अलावा कई गंभीर समस्याएं हैं। कोट, फोर्ड विमान वाहक पोत की प्रणालियों सिस्टम्स, विशेष रूप से विमान प्रक्षेपण प्रणाली और रडार की क्षमताओं को लेकर गंभीर चिंता है। इसका आपने क्या मतलब समझा कि देयर इज अ सीरियस डैमेज। और एक तरफ आप कह रहे हो कि ईरान के पास कुछ है ही नहीं करने को, दूसरी तरफ आपके जो सबसे बड़ी पावर प्रोजेक्शन के साधन है एयरक्राफ्ट कैरियर, दोनों सीन से बाहर कर दिए गए। आपके 13 जो एक्टिव एयर बेसिस थे मिडल ईस्ट के अंदर, उनमें से एक बार अगर एक भी सैनिक हो तो बता दीजिए। आपको पता है इनके सैनिक कहां है? सारे के सारे फाइटर्स वहां से शिफ्ट कर दिए, सारा सिस्टम हटा दिया है वहां से। और जो इनके सैनिक उन बेसिस पे तैनात हैं, यू विल बी शॉक टू नो के सारे अपने कंसर्न देशों, जो भी जिस देश में वो है, वहां के होटलों में रुके हुए हैं। और ईरान ने आज क्या कहा कि हमारे जहां भी ये इस तरह के अमेरिकी सैनिक हैं, उसकी जानकारी हमें दी जाए। दे आर द लेजिटिमेट टारगेट्स। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका, सैन्य ताकत, कहने को महाशक्ति, दुनिया का सबसे बड़ा बड़बोला राष्ट्रपति, और उसके मुंह से आपने क्या सुना है? ये इस युद्ध की हकीकत है राम प्रकाश जी। और इसको जब मिलिट्री टर्म्स में आप खोलेंगे तो सारी चीज आपको समझ आती चली जाएगी। जो ईरान है, ईरान के लिए ये लड़ाई कभी भी पसंद की लड़ाई नहीं थी, उसको युद्ध में झोंका गया। वो तो बातचीत कर रहे थे, सारी बात उन पे जिस तरीके से बातचीत के दौरान हमला किया, तो वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी। और इजराइल अपनी चॉइस की लड़ाई लड़ रहा है, और अमेरिका ब्लैकमेलिंग की लड़ाई लड़ रहा है। जिस दिन हम इन तीनों को वो कर पाएंगे तो सारी चीज दर्शकों के लिए भी क्लियर हो जाएगी। इजराइल ने एक बड़ा सपना दिखाया, और वो सपना जैसे अपने अच्छे दिन का था, वैसे ही वहां पर ग्रेटर इजराइल का है। अक्टूबर में वहां पर चुनाव है, नवंबर में, तो नेतन्याहू उस खेल पे लगा हुआ है लंबे समय से। ट्रंप ब्लैकमेल्ड है, कंप्रोमाइज्ड है। जिस तरीके से आपने पिछले साल जून में देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति को कनाडा से आकर के बॉम्बिंग करनी पड़ी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, नेतन्याहू उस समय भी मरा पड़ा था, उसने बचाया करके। अब जिस तरीके से उसने अटैक किया प्रीमेडिटेटेड, उसके अंदर भी ये साफ है कि ट्रंप को घसीटा गया है। और ट्रंप की आज हालत यह है कि कभी 5 दिन का युद्ध विराम कर लेता है खुद ही, कभी 10 दिन का युद्ध विराम कर लेता है, और इन बिटवीन सारे गेम जारी रहते हैं। उसकी ये हिम्मत और औकात नहीं बची कि वो इजराइल को एक बार ये कह दे कि ईरान के ऊपर हमले बंद कीजिए, हमने किए। खुद भी कर रहा है, उनसे भी करवा रहा है, और जिस चीज पे हमला नहीं करना वो केवल एनर्जी सेक्टर है, तो उस पर हम हमला नहीं करेंगे। आज सुबह जो आपने कल देखी होगी खबर, किस तरीके से परमाणु हमले, उस पर जो फैसिलिटी थी उनकी, 10 दिन में तीसरी बार फिर हमला किया। आईएईए को बीच में आना पड़ा कि नहीं, अभी तक कोई रेडिएशन नहीं। तो ये दोनों लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं? ये बेसिकली एक ध्वस्त देश को, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया, अब यूनिवर्सिटीज को टारगेट करने लग गए, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहे हैं, स्कूल्स को टारगेट कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं। और दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन की कोई चीज नहीं है, यूएन नाम की कोई चीज नहीं है। ये जो धींगा बस्ती है राम प्रकाश जी, युद्ध का देखिए आज 30वां दिन है। 30 दिन के अंदर अमेरिका क्या किसी को ये बता पाया कि हम क्या करने आए थे यहाँ, या हमने क्या हासिल कर लिया? सुबह से शाम तक एक बड़बोलापन कि हमने उनकी इतनी मिसाइलिंग ही कर दी, उनको नौसेना रहित कर दिया, उनको वायुसेना रहित कर दिया, उनको एयर डिफेंस रहित कर दिया। उनको आपने खाली कर दिया, उसके बाद भागते क्यों फिर रहे हो? 13 के 13 बेस खाली कैसे? दोनों के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर कहां चलेंगे? हकीकत में पहली बार ईरान ने जो इनको आईना दिखाया है। अभी तक आप सोचिए, जितने भी पिछले 30-40 साल के युद्ध है जिसमें जाके अमेरिका ने पैर फंसाया है, कभी भी सामने जिस देश पे हमला किया वो 2 दिन 4 दिन से ऊपर नहीं टिक पाया। ये पहला देश है जो 30 दिन से ना केवल लोहा ले रहा है, इनको नाकोचने चबवा रहा है, इनको भागने पे मजबूर करना पड़ रहा है। ये है ईरान की वो शक्ति जो उनके राष्ट्रवाद से आई है, कहीं ना कहीं मजबूरी के कारण। ये सारा देश जो अलग अलग दिख रहा था वो आज बिल्कुल एकजुट है। सर, सबसे बड़ा युद्धपोत अगर उसको भागना पड़ रहा है, भाग करके अपने को बचाना पड़ रहा है, लेकिन ये ट्रंप बार बार जीत का दावा कैसे करते हैं? अब तो वो रक्षा मंत्री टाइप लोग भी उनके यहाँ भी वैसे ही हैं जैसे हमारे यहाँ। ऐसा लग रहा है कि वो भी सुर में सुर मिलाते हैं। एक आता है वो कह रहा है हम तो बम और मिसाइलों से खेला करते हैं। तो क्या गजब है, मतलब जिसका जो मन में आता है मुंह उठाए चले आए, बयान दे दिया। तो ये चल क्या रहा है? एक तरफ खुद ही ट्रंप कह रहा है कि हमारा सबसे मजबूत, सबसे बेहतरीन जो है युद्धपोत भाग रहा है, और दूसरी तरफ रोज जीत का दावा भी कर रहा है। भाग रहा है नहीं, जान बचा के भागे। वो कह रहा है हम जान बचा के भागे। रात को 1 बजे 17 दिशाओं से हमारे ऊपर हमला हुआ। लाइव डिपिक्ट कर रहा हो। आपने तो बड़ी सादगी से बता दिया, उसने तो पूरा पिक्चराइज करके, क्योंकि वो राष्ट्रपति थोड़ी है, वो तो आपको पता है क्या है। वो तो
वो एक फिल्म स्टार है या वो जो रियलिटी शो का उस तरह के वो ड्रामेटाइज करता है चीजों को, तो वो डेली ये काम करता है। आपने 2 दिन पहले देखा पीट हेगसेथ किस तरीके से ट्रंप के, एप्स्टीन के आइलैंड का ट्रेंड एक्टर है वो। जी जी जी, हाँ वही का जो वहां का टॉप, उसका फिल्म, उसका जो टॉप फ्रंट लाइन का एक्टर है, उसका जो टॉप फिल्म थी ना, उसका नंबर 1 लीड एक्टर जिसको आप बोलते हैं, उस टाइप का आदमी वहां भी यही सब करता था, वो डांस और ये सब। आज भी जब वो आप जिस कार्यक्रम का आपने ये शॉट दिखाया अभी, उसी कार्यक्रम के अंदर और भी काफी सारी बकवास की है। सऊदी अरब के प्रिंस के बारे में जो उसने बात कही, उनका एलआई है वो, मुझे नहीं पता कि उसमें कॉपीराइट का इशू है क्या है, लेकिन जो उसने आज बात कही, आप कल्पना कीजिएगा, वो एमबीएस के बारे में कह रहा है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें मेरी चापलूसी करनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं, और अब उन्हें मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना ही होगा, उन्हें मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना ही चाहिए। अपने एक सबसे एलाई रिच, और जिसके कारण इनका पूरा पेट्रो डॉलर का कंसेप्ट पिछले 50-60 साल से अगर लाइव है, तो वो सऊदी अरब और इन सब के कारण ही, और उसके बारे में इस तरह की बातचीत ये महोदय कर रहे हैं। मुझे जो कई बार याद आती है पुराने लोगों की, सैयद हसन नसरल्लाह एक हुआ करते थे, उनके शब्द आपको ध्यान है जब उन्होंने कुछ अरब देशों को संबोधित करते हुए क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि क्या आप सोचते हैं कि आप अमेरिका के सहयोगी हैं? अमेरिका का कोई सहयोगी ना है, ना हो सकता है, कोई उसका केवल गुलाम हो सकता है। वो शब्द आज कितने रेलेवेंट है? एमबीएस को पास बिठा करके किस तरीके की बातचीत करता है, और उसकी एब्सेंस में उसके बारे में भरे कैमरे पे पूरी दुनिया के सामने ये आदमी किस तरीके की बात कर रहा है। इसका कोई सहयोगी नहीं, किसी का कुछ वो नहीं। जो अफ्रीका के राष्ट्रपति ने भरे उसमें ऑफिस में कहा था, इसके ऑल ऑफिस में क्या कहा था कि मेरे पास आपको देने के लिए जहाज नहीं है, वरना मेरे से भी आप अच्छे से बात करते। और तब इसने क्या कहा भाई ने, अपने ऑफिस के अंदर, अपने ऑफिस में उसको कहता है कि काश आपके पास जहाज होता मुझे देने के लिए। सर्विंग अमेरिकन राष्ट्रपति किस तरीके की बातचीत कर रहा है। आज उसी कार्यक्रम के अंदर इसने कहा कि मैं यहाँ खड़ा हूं, आप मेरे से, मतलब इतनी आपत्तिजनक बात इसने कही कि आप मेरे से इस बारे में बात, जो इसकी फेवरेट सब्जेक्ट है, चाहे इस बारे में बात कीजिए, चाहे इस बारे में, चाहे इस बारे में। अमेरिकन राष्ट्रपति, पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में है, अपने ऊर्जा सुरक्षा की उसमें है, और ये भाई साहब छत पे खड़ा होकर डांस कर रहा था, म्यूजिक लगा के डांस कर रहा था। तो इस तरीके के व्यक्ति को आप क्या ही कहेंगे? नार्सिसिस्ट है, सैडिस्ट है, पूरी दुनिया में तबाही कर रहा है और ये एंजॉय कर रहा है। ये दुनिया क्या नई त्रासदी है राम प्रकाश जी, जिस दुनिया में इस तरह के लोग, नेतन्याहू जैसे लोग तमाम जो है वो जीव आए हैं, जो इन्हीं परिस्थितियों का आनंद उठा करके आपदा में अवसर तलाशते हैं। यही मैं कह सकता हूं। नहीं, लेकिन सर हालात जो युद्ध के हैं, जिस तरफ जाते जा रहे हैं, ये जो बार बार धोखे की बात सामने आ रही है, भाई कई ऐसी खबरें आ रही है, उनकी पुष्टि भी कई बार जो है वो सवालों के घेरे में होती है, इसलिए हम लोग उस पर बहुत बात नहीं कर पाते। जैसे बड़ी खबर ये आ रही है कि खर्ग आइलैंड पे इनके सैनिक उतर रहे थे, उनको ईरान की सेना ने पूरा गिरफ्तार कर लिया। वो खबर कहीं पुष्ट नहीं, लेकिन चर्चा खूब उसकी लेकर के आईआरजीसी की तरफ से भी शायद कुछ आया है उस पर। अब वो अगर ऐसा हो रहा है, तो हमने पहले ही देखा है कि भाई पैरा ट्रूपर्स 2000 10,000 और सैनिक और ये सारी चीजें, उधर ईरान ने कहा था कि हम तो 10 लाख सेना 10 लाख लड़ाके तैयार करके बैठे हैं। तो इन सबके बीच में जो ट्रंप साहब कर रहे हैं, क्या वास्तव में इससे वो ईरान को बेवकूफ बना पाएंगे, ईरान को चकमा दे पाएंगे कि आप सीज फायर करते रहिए और दूसरी तरफ सेना भेजते रहिए? राम प्रकाश जी देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं आपको, 28 तारीख को युद्ध शुरू हुआ था, अब तक हमारी इस पर तमाम बातचीत हुई। मैं आपको हर बार एक कहता हूं कि अब तक ईरान, अपनी अमेरिका के जितने भी एडवेंचर से अभी एडवेंचर रहे आर्मी के, ये उनमें सबसे खतरनाक और घातक होने वाला है। उसका सिंपल कारण क्या है? एक तो ईरान वियतनाम नहीं है, या अफगानिस्तान नहीं है, या इराक नहीं है, जहां पर ये इन्होंने ये सब किया था। यहाँ की ज्योग्राफिकल एरिया जिस तरीके का है, वहां की सेना की जो नफरी है, 10 लाख के आसपास सैनिक उनके तैयार है लड़ने के लिए, मिलिशिया को मिलाकर के, हुतीज को मिलाकर के, जितने भी उनके वेलविशर्स से। और आपकी मैक्सिमम प्लानिंग क्या है कि हम 10,000 लोग, उसमें पैरा ट्रूपर्स भी हैं और उसमें मेरिन्स भी। जो खरग आइलैंड की बात है, आपको क्या लगता है इस युद्ध का निर्णायक मोड क्या है? जो आईआरजीसी कह रहा है कि रात को इन्होंने वहां पर पैरा ट्रूपर्स उतारने की कोशिश की और हमने उनको अरेस्ट कर लिया, बंदी बना लिया। अगर इस घटना की पुष्टि हो जाती है तो आपको क्या लगता है ये युद्ध आगे भी चलेगा क्या? अमेरिका आपको ढूंढता दिखाई देगा या बार्गेनिंग करता हुआ दिखाई देगा, या ट्रंप हाथ जोड़ के बैठे हुए दिखाई देगा आपको? जो हॉस्टेज की स्थिति होती है, वो भी पूर्व सैनिकों, सर्विंग सैनिकों की, वो किसी देश के लिए कितनी भयावह हो सकती है, वो आपने इजराइल में देखा होगा। जब हमास ने उन पर हमला किया, उनके सारे के सारे हॉस्टेज किन परिस्थितियों में रहा। वो इजराइल है,
उसके बाद अमेरिका वो चीज नहीं कर सकता जो इजराइल ने कर दिया था कि मैं अटैक कर दिया, जा करके और कर दिया। अमेरिका विल बी कंप्लीटली ऑन बैकफुट। वो खबर अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, ये नहीं हुआ तो और बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है। ईरान के अटैक ने जिस तरीके से 12 जो सऊदी अरब का जो एयरबेस था वहां पर अटैक किया, 12 घायल है, 2 सीरियस है। 3 जो उनके टैंकर्स है KC-135 स्ट्रेटो टैंकर जिसको बोलते हैं, जो हवा में जहाज भरते हैं, वो सारे के सारे जिस तरीके के उनको डैमेज कर दिया। तो ईरान अपने हिसाब से लगा हुआ है चीजों को स्टेडली, ये उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली उनको ये पता है कि तुम्हें सरवाइव करना है तो इनको किसी भी कीमत पर यहां दौड़ाना पड़ेगा। और ईरान की स्ट्रेटेजी, राम प्रकाश जी, बिल्कुल सिंपल है कि इस रीजन के अंदर या तो मिलिट्री पावर वो है या के ले देकर के अपने इजराइल है। इजराइल की जो आज गत बनी है, अमेरिकन बिगड़ैल औलाद होने के बाद, अमेरिका का पूरा सहारा होने के बाद, आप केवल कल्पना कर सकते हैं इजराइल की आज जो परिस्थिति है। जितने बड़े शहर हैं, जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनकी रिफाइनरीज है, जो उनके पावर प्लांट्स है, जो उनके शहरों की स्थिति है, और जो उनके नागरिकों की मानसिक स्थिति है। आप देखिए, इजराइल लगातार युद्ध में है जब से श्रीमान जी 2022 में वापस आए, लगातार युद्ध के अंदर। आज हुतीज के साथ, आज हिजबुल्लाह के साथ, लेबनान के साथ, आज फलाह के साथ, उसने युद्ध को अपनी नीति बना रखा है। तो इजराइल के लोग आज जिस परिस्थिति में खड़े हैं, उसकी भी एक कल्पना आपको करनी चाहिए हम सबको। वहां तो सेना ऑलरेडी, सेना का चीफ बहुत कुछ कह चुका है, उसके बावजूद भी नेतन्याहू को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, नेतन्याहू मुझे लगता है कि या तो मैं रहूं या फिर देश रहे चाहे ना रहे। नेतन्याहू की तो पॉलिसी अब मुझे तो ये लगती है, उसको ये पता है कि जिस दिन तुम सत्ता से बाहर होगे 1 घंटे के अंदर जेल में होगा। जिस तरीके से उस पर करप्शन के, उस पर उसकी धर्मपत्नी पे केसेस है, तो उस आदमी ने युद्ध को एक अपनी नीति के तौर पर लागू कर दिया है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट चूंकि कंप्रोमाइज्ड है एप्स्टीन के कारण, तो उसको जैसे चाहे वो एक उसकी तरीके से यूज करा, एक टूल की तरीके से। इस पूरे खेल के अंदर जो एक व्यक्ति की सत्ता कायम रखने के लिए, आप सोचिए पूरी दुनिया को किस परिस्थिति में ला दिया। क्या ट्रंप को पहले नहीं पता था, ईरान ने पहले नहीं बताया था कि आपने अटैक किया तो हम हार्मूज को बंद करेंगे? बताया था पहले, सबसे पहले बताया था। दूसरा, जिस भी देश से उनके ऊपर अटैक होगा वो उस देश पे अटैक करेंगे, ये भी उन्होंने बताया था। उसके बावजूद ट्रंप क्या कहते घूम रहे हैं कि हम तो स्तब्ध रह गए जब हमारे सहयोगी देशों के ऊपर हमला किया। तुम सहयोगी देशों में अपने एयरबेसिस से हमले करोगे और वो तुम्हारे को प्रसाद देंगे? ये सोचा कैसे? ये कुल मिलाकर के राम प्रकाश जी एक नासमझी की परिस्थिति है। ट्रंप जिस तरीके का बड़मोला है, जिस तरीके का सनकी है, जिस तरीके का आपदा में अवसर वाला व्यापारी, नासमझी है सर, ये कंप्लीट फेल्योर है। ये कंप्रोमाइज्ड होने का फॉल आउट है। जब आप मजबूर होकर के, चाह करके भी ठीक सेन एडवाइस ना लेकर के गलत हाथों में पड़ जाओ, तो फिर आपकी परिणति यही होती है। अगर उसको युद्ध में आना भी था, उसको क्या करना चाहिए था? उसको सबसे पहले अपना पेंटागन से बात करनी चाहिए, सेंटकॉम से बात करनी, जो सेंट्रल कमांड है, उसके टॉप आर्मी जनरल से बात करनी चाहिए, CIA से इनपुट लेना चाहिए, प्लान A, B और C बनानी चाहिए। और अगर कोई परिस्थिति बनती है कि आपके जो युद्ध में जाने का आपका मोटिव क्या है, उन सारी चीजों को एनालाइज करके तो आप युद्ध में उतरते हो। या उधर से उसने नेतन्याहू ने बाजू मरोड़ी के शुरू हो जाओ और आप अपने बॉम्बर्स भेज देते हैं। ये दो ही तो चीज है ना। इस इजराइल के चक्कर में आज अमेरिका की हालत देख लीजिए जाए, उसके जो सबसे बड़े ट्रेडिशनल अलाइज है, ब्रिटेन से लेकर के सारा नोटो, कहां है वो आज? ट्रंप इज जस्ट अलोन फॉर व्हाट? फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि ही इज बीइंग कंप्रोमाइज्ड। ए कंप्रोमाइज्ड प्रेसिडेंट फॉर ए स्टेट लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, आप कल्पना कर सकते हैं पूरी दुनिया का उसका क्या इंपैक्ट होगा। और वही इंपैक्ट आज देख रहे हैं। जिस युद्ध का कोई छोर नहीं है, जिस युद्ध का कोई लक्ष्य नहीं है, जिस युद्ध का कोई अंत नहीं है, उसमें अमेरिका कर क्या रहा है? केवल इसलिए कि नेतन्याहू की जिद है। और इसीलिए अब छोड़िए डेमोक्रेट्स को, अब तो ट्रंप की पार्टी के लोग अमेरिकन उसके कांग्रेस के अंदर ये कह रहे हैं कि हम तो इजराइल का युद्ध लड़ रहे हैं। तुलसी गबार्ड ने क्या बताया यूएस कांग्रेस को? क्या उसको ईरान के पास कोई हमला करने की गुंजाइश नहीं थी, परमाणु हथियार नहीं थे, परमाणु हथियार वो बना भी नहीं रहे थे। इससे बड़ा तो इंटेलिजेंस चीफ कोई बात नहीं कह सकता। एंटी टेररिस्ट जो सेल के जो चीफ थे उनके, उसने क्या कहा जिसने इस्तीफा दिया? कैसी कोई भी बात नहीं थी, हम तो इजराइल का युद्ध लड़ रहे हैं। तो जब अमेरिका को इजराइल का युद्ध लड़ना है, तो आपको ऐसा राष्ट्रपति मुबारक कि उस देश के कोई भी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ही नहीं, कहता है दुनिया की महाशक्ति है, फिर कभी भी कह देता है कि हम तो आतंक युद्ध में चलेंगे। सोचिए आप, अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि हम तो आदतन युद्ध में चलेंगे, बाय हैबिट। इस बात का कोई आप कल्पना कीजिएगा। तो यहां सब कुछ हो रहा है, किसी भी बात का कोई सिर पैर नहीं है। अनाड़ियों की सत्ता पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरीके से नेतन्याहू है, जिस तरीके से ये है, ये अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं
और ईरान तो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष कर रहा सर बाई हैबिट कैसे? अभी तक तो कोई युद्ध जीतने का इनका इतिहास है नहीं। कहीं भी जहां गए हो 20-20 साल लड़ाई लड़े, हासिल कुछ नहीं कर पाए, मार के भगा दिए जाते हैं, युद्ध तो जीत नहीं पाते हैं। तो बाई है। हैबिट फंसाने क्या? फंसाने युद्ध में फंसने का जाकर के किसी और के झगड़े में पैर फंसाने का शौक तो हो ही सकता है ना, बिना मतलब का। तो वो सारे काम करते हैं सारे के सारे। कल तो केंट ने सारी बातें बताई कि ISIS किसने बनाया, खुद ही बनाया, फिर खुद ही खत्म किया। जो चीजें पब्लिक डोमेन में थी, मैं और आप जो कहा करते, अब तो अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से वही बात आ रही है ऑन रिकॉर्ड। ये केंट उन्हीं का आदमी है ना, उसने लगाया था ना भाई एंटी टेररिज्म उसका, और वही आज ये सारी बातें बता रहा है कि ISIS किसने बनाया था, किसने फीड किया था, और किसने किसने उसका समापन करने के लिए क्या क्या किया। तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का इंटीग्रल पार्ट है ये युद्ध। अल्टीमेटली उनको तो हथियार ही बेचने, भाई सब हथियारों के सौदागर है। इस सारे खेल के अंदर भी आप देखिए कितने बिलियन के हथियार इन्होंने मिडिल ईस्ट के देशों को चिपका दिए। सारे देशों में हथियार बेच रहे हैं फर्स्ट क्लास। अगर उनको हथियार लेने हैं तो फिर तुम्हारे एयर डिफेंस जो एयर बेसिस उनको लगाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे एयरबेस भी और तुम्हारे हथियार भी खरीदे अल्टीमेटली तो। लेकिन मुझे अब लगता है कि इस युद्ध ने, राम प्रकाश जी, आने वाले जितने भी युद्ध होंगे भविष्य में, इस पे शायद आपने पहले भी एक बार चर्चा की थी, जो हमारी जो जितनी पूरी दुनिया की वेपन इंडस्ट्री है ना, उसके भी डायनेमिक्स कंप्लीटली चेंज होने जा रहे हैं इस युद्ध से, कंप्लीटली। जो ये आपको अरबों खरबों के जो जहाज दिखते हैं, जो आपको यूएसएस गेराल्ड दिखता है $13 का, लड़ाई पीक पे है, यूएसएस गेराल्ड उसमें वर्कशॉप में खड़ा है, उसकी रिपेयर हुई, तो फिर आगे से कौन लेगा? $13 का आप समझिए कितना, कितने देश अफोर्ड कर सकते हैं, कितने देशों का बजट है उतना। तो जितने भी ये हाई एंड टेक्नोलॉजी की वेपनरी है, मुझे लगता है कि आने वाला दौर इनका बचेगा ही। ये जो आपके महंगे एयरक्राफ्ट हैं, आने वाला दौर बचेगा मिसाइल्स का, आने वाला दौर बचेगा सैटेलाइट सिस्टम्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर का, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का, ड्रोन्स का। उस सारे सिस्टम पे आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा। दुनिया जब जो चीज ईरान 20 लाख की मिसाइल से 200 करोड़ की टॉम हॉक को हिट कर रहा है, या उसको बाकी जो उनके वो कर रहा है जो एंटी डिफेंस सिस्टम्स को, तो फिर कोई आदमी इतने महंगे जहाज क्यों खरीदेगा? आप बताइए। ड्रोन से काम चल रहा है तो ड्रोन से काम चलाएगी दुनिया, ड्रोन पे और फर्दर रिसर्च हो जाएगी। और ड्रोन को जिस तरीके से चैंपियन किया है, रशिया ने किया है, ईरान ने किया है, इवन टू दैट एक्सटेंट किया अपने यूक्रेन ने किया है, चाइना उस पर काफी काम कर रहा है। तो मुझे लगता है आने वाला दौर उस टेक्नोलॉजी, मिसाइल और ड्रोन्स की तरफ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की तरफ जाएगा। और ये जो ट्रेडिशनल हथियार के सौदागर हैं, इनको भी पूरी की पूरी अपनी इंडस्ट्री को रीडू करके रिवर्क करना पड़ेगा, नए सिरे से रिसर्च करनी पड़ेगी। बिल्कुल, अब रिसर्च करना भी चाहिए, क्योंकि इस युद्ध में कंप्लीटली ये समझ में आ गया है कि अमेरिका जो दिखा रहा था वैसा कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजी के बेसिस पे इजराइल जितना उड़ रहा था वो भी कुछ भी नहीं है। बहुत सामान्य तकनीकी में ईरान ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया, डिस्ट्रॉय किया, हमने देखा कि वो कौन कौन से उनकी जो F-सीरीज थी वो पूरी F-सीरीज उड़ा मार रहे हैं जिस पर ये दावा करते आ रहे थे। तो सारी चीजें तो निश्चित तौर पे तस्वीर दुनिया के सामने खुली है, असलियत खुल करके आ चुकी है। ट्रंप के एक पागलपन की कीमत अमेरिका तो चुका ही रहा है, दुनिया भी चुका रही है, और इसमें उसका साथ इजराइल की तरफ से हो रहा है। खाड़ी देशों पर जो सवाल है वो ही है, आने वाले समय में इस पर भी बात होगी विस्तार से। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।